अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये कहना है कि मैं आखिरी बॉल तक मुकाबला करूंगा, और साथ में ये भी कहा कि इतवार के रोज़ की जब वोटिंग होनी है तो उस दिन के लिए भी प्लानिंग की हुई है। साथ में उनका ये भी कहना था कि मैं क्रिमिनल से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और फिर दीगर वजूहात बयान की कि जितने भी अपोजिशन में लोग हैं, शहबाज शरीफ हैं, जरदारी साहब हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनके हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आज फिर उन्होंने दोहराए उस इंटरव्यू में जो अब से कुछ देर पहले अरशद शरीफ साहब को उन्होंने दिया और वो नशर हुआ। और उनका कहना था कि उनके पैसे बाहर हैं, और चूंकि उनके पैसे बाहर हैं तो उनको प्रेशराइज किया जा सकता है। और साथ में वहां पर कुछ रशियंस की उन्होंने मिसाल दी कि उनका भी पैसा बाहर है तो उनके अकाउंट्स, उनकी प्रॉपर्टीज को वहां पर कॉन्फिस्केट किया जा रहा है। साथ में इमरान खान साहब का यह कहना था कि जी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें 3 ऑप्शंस दी गई। एक ऑप्शन के इस्तीफा दे दें, दूसरा ऑप्शन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, उसका मुकाबला करें, सामना करें, और तीसरी ऑप्शन फ्रेश इलेक्शंस की है। और इमरान खान साहब का यह कहना है कि अब जब वो आएंगे तो वो 2/3 यानी कि 2/3 अक्सरियत से आएंगे। आज के प्रोग्राम में जी हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, क्या हुकूमत के लिए परसों फाइनल दिन है यानी कि पीटीआई की गवर्नमेंट का आखिरी दिन है, या अभी भी कोई सरप्राइज बाकी है। गुफ्तगू के लिए जी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सईद बसरा साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, उस्मान सईद बसरा साहब। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर वकील अजहर सदीक साहब ने। अजहर सदीक साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और अब से कुछ देर के बाद हमें तैमूर तालपुर साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अजहर सदीक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। कानूनी पेचीदगियाँ और तमाम मामलात को आप बखूबी समझते हैं, और मुझे याद है कि आपसे तकरीबन कोई 15-20 रोज़ पहले जब मेरी आपकी बात हुई और मैंने आपसे कुछ ये डिफेक्शंस और इस हवाले से कुछ चीज़ें मालूम की कि अब आपकी उस पर क्या राय है, तो आपने कहा था कि हुकूमत के पास बहुत ऑप्शंस हैं। लेकिन अब अजहर सदीक साहब, लग ये रहा है कि जब 48 घंटे से भी कम टाइम रह गया है वोटिंग का, कि हुकूमत के पास ऑप्शंस कम नहीं बल्कि बहुत कम हो गई हैं। जी अली साहब, देखें ऑप्शंस आज भी बहुत पड़ी हैं। किसने कह दिया कि ऑप्शन कम पड़ी हैं? देखें, अब वजह है कि यूसुफ रजा गिलानी का भी जजमेंट आपने देख लिया, इंट्रा कोर्ट अपील में आ गया कि स्पीकर का जो इख्तियार है या चेयरमैन सेनेट का जो इख्तियार है वो जो भी काम करेंगे वो चैलेंज नहीं हो सकता आला अदालतों के अंदर। जो आपने लेटेस्ट जजमेंट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आ गई है, तो यहाँ भी बड़ी ऑप्शन पड़ी हुई है। अभी तो बहुत ऑप्शन पड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर डिफेक्शन जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने भी डिफेक्शन किया है, उनके अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एज ए पार्टी लीडर के तौर पर डिक्लेरेशन आ गई है, रेफरेंस आना है, स्पीकर के पास आना है, स्पीकर ने उसको इलेक्शन कमीशन के सामने भेजना है। तो स्पीकर उन सारे लोगों को जिनके खिलाफ डिफेक्शन के हवाले से मामला आए उनको वोट डालने से रोक सकता है। यानी उनके देखा ना, उनकी डिक्लेरेशन दे दी कि उन्होंने डिफेक्शन कर ली है। अब उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होनी है या क्या नहीं होनी, वो एक अलग इशू है। और मैं तो बड़ा क्लियर हूं कि आर्टिकल 63A की हिस्ट्री अगर देख लें, जब शांगा मांगा की सियासत हुई थी उसके बाद 2 जजमेंट्स हैं, एक ख्वाजा अहमद तारक रहीम है और एक नवाज शरीफ की जब असेंबलियां डिसॉल्व हुई तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ये एक ब्राइबरी है, डिफेक्शन और कैंसर है। फिर जब और उस वक्त जो आर्टिकल 63A की शक्ल थी कि एक आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते थे। यानी ये जो कह रहे हैं ना कि डिफेक्शन करने के हवाले से उस पर फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक वाला मामला जो खत्म किया गया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 18वीं तरमीम के अंदर, 2 चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये मैंने आपको बता दी है, दूसरा है कि आर्टिकल 58(2)B के तहत वक्त से पहले असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होंगी। वरना आपने देखा है तारीखी तौर पर 3-3 साल के बाद असेंबलियां डिसॉल्व होती रही हैं, सदर इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे हैं। तो ये अगर दोनों को मिलाकर आपको पढ़ें तो आर्टिकल 17 को वो कलेक्टिव वोट की बात करता है, आर्टिकल 55 को मेजोरिटी की बात करता है, आर्टिकल 63A को मिलाकर पढ़ ले तो पार्टी से जो डिविएट करता है इन डायरेक्शन से, इन 3 हालात में, बाकी वो देखिए पार्टी से बिल्कुल डिविएट कर सकता है, लेकिन इन 3 हालात में ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वोट एक अमानत है, वो डिविएट कर नहीं सकता, बिल्कुल डिविएट नहीं कर अजहर सकता। सदीक साहब, आपने कहा कि डिविएट नहीं कर सकता, मान लिया कि डिविएट नहीं कर सकता, लेकिन जो इत्तेहादी हैं अगर वो भी उस तरफ चले गए हैं, जैसे कि एमक्यूएम चली गई है, बाप पार्टी उस तरफ चली गई है, शाहजैन बुगटी साहब भी उस तरफ चले गए हैं, तो इस सूरत में हो सकता है कि इन अरकान असेंबली की जरूरत ही ना पड़े। फिर क्या ऑप्शन? देखिए
میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. میں نے اس میں جو میں نے اپنی ریسرچ کیا, جو میں نے کام کلیٹ کیا, یہ بھی کولیکٹیو ووٹ کی بات کر رہا ہے. یعنی یہ باقی جو مرضی کرتے رہے, جب آپ نے پہلے دن لے آ کے منتخب حکومت بنا لی ہے آپ نے, اب اس کو وقت سے پہلے آپ نہیں آ سکتے, آپ رائے چینج نہیں کر سکتے. اس کو آپ اسٹرکٹو سینسو پارٹی کے طور پر نہیں کر رہا, میں کولیکٹیو ووٹ کے طور پر بات کر رہا ہوں. اس میں میں بھی کام کر رہا ہوں. میں یہ کہوں کہ آپ کو 100% مثال کے طور پر. اور اچھا ہم ذرا اس سے آگے چلتے ہیں, مان لیں یہ والی بات ہے تو ان کے پاس گیم تو اب ہے نا کہ 101 پہلے مائنس کر دیں وہ ڈیفیکشن والے, 177 ہے. 177 میں سے اگر 6 ووٹ نہ پڑے تو 171 رہ جائیں گے نا. تو 6 ووٹ کا مسئلہ ہے نا. 6 ووٹ کے حوالے سے فرض کریں کوئی باپ سے نہیں آتا, فرض کریں کوئی MQM سے نہیں آتا, یا فرض کریں پاکستان مسلم لیگ نون کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ نہیں پہنچتا, وہ علیحدہ بات ان پہ ڈیفیکشن اپلائی ہونے یا نہ ہونی. کس نے کہا ہے کہ ابھی کارڈ نہیں پڑے ہیں؟ تو یہ کارڈ تو بڑے آرام سے استعمال ہو سکتے ہیں. اور ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو, ابھی ایک بڑا سیریس ایشو ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ یہ اپنا بغاوت کا کیس ہے, تو بغاوت کے حوالے سے پروسیڈنگ اگر آپ ان سب کو ملائیں, ایک خطرناک بات ہے کہ آپ آرٹیکل 17 کے حوالے سے اگر الیکشن ایکٹ 212 اور 213 کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ معاملہ ہے کیا. اور یہ یاد رکھیے گا, فرض کریں یہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے, مجھے تو ریموٹ چانس نظر آتا ہے, اگر فرض کریں کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو یہ والا ایکشن بھی پوری اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج ہو سکتا ہے, جو کہ اس سے پہلے آپ کا مثالیں موجود ہیں. آپ نے وقت سے پہلے اسمبلیاں ڈیزالو کی, وہ معاملہ کورٹوں میں آیا, کورٹوں نے ایک سیٹ اسائڈ کر دی, ایک سیٹ اسائڈ نہیں کی, نواز شریف کی سیٹ اسائڈ ہوگی. تو یہاں بھی یہ معاملہ ہے, یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ یہاں 4 ایسے ایونٹ ہو چکے ہیں. ایک تو وہ خط لکھنے کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل نے اون کر لیا اس کو کہ باقاعدہ سخت ایکشن لیا جائے گا. پھر اشرف شریف کے پروگرام کے اندر MNA اور MPS کی پوری ڈیٹیل ملنا, یعنی امریکنز یا جو بھی کہیں چلے بنا لیں امریکن کا نام, فورن لوگوں کی انوالومنٹ بڑی واضح طور پر ثابت ہوگی. تو یہ کوئی اپنی فری ول سے نہیں ہو رہا, یہ ایک ٹارگیٹ ہے. جیسے آپ اپنی اسمبلی کو, سوورینٹی کو آپ داؤ پہ لگا رہے ہیں, ایک ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ گرا رہے ہیں. اور یہ دوسری ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ بھی اگر بات کر کے دیکھ لیں, یہ اب ساری چیزیں آ چکی تھی نا. یہ جو یہاں اسٹیٹسمین کے طور پر اپنا تمام اپوزیشن پارٹی ایک کردار ادا کرتی, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تحریک اعتماد دوبارہ بھی آ سکتی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, پہلے ہم اس کی تحقیق کریں, ہم اپنے ملک کی سلامتی کے حوالے سے بات کریں, اور ایک ایسا پرنسپل سیٹ ڈاؤن کر دیں کہ کل آنے والے دور میں دوبارہ نہ ہو سکے. لیکن وجہ کیا ہے کہ یہاں اسٹیٹسمین کے طور پر بننا ہے, تو یہاں اصولوں کی جنگ نہیں ہو رہی ہے بڑے ادب کے ساتھ, اور یہاں کسی یہ جنگ ہو رہی ہے. میں بڑا سمپل سے آپ کو بتا دوں ہو کیا رہا ہے یہاں پر. جہاں وجہ ہے کہ اگلے الیکشن ہونے ہیں, عمران خان صاحب کا ایک گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے, تو وہ چاہ کیا رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد جس طرح بھی ناجائز طریقے سے جائز طریقے سے گرانے کے بعد آگے لے کے آئے اپنے بندے بٹھائیں وہاں پر گورنمنٹ کے اندر, اور ٹرانسفر, پوسٹنگ, پیسے بانٹنا, سارا 2-2.5 مہینے کے اندر یہ سارا کام کریں. دوسرا ہے الیکشن کمیشن پورا نہیں ہے, 2 ممبر آ کے تعینات کریں. تیسرا نیب کو ڈائلیوٹ کر دیں. اور یہ سارا جب پروسیس, یہ پورا جو ہے نا, یہ کنسپریسی کہتے ہیں, یہ ہیچ کرنے کے بعد اگلا کام کیا ہوگا کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے. جب اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آپ کا اپنی اس طرح کا آ جائے گا, تاکہ اپنی مرضی سے حالات اور تمام سیاسی جو باتیں یہ اکٹھی صرف اس مقصد کے لیے ہوئی ہیں. اور آگے آیا جب آپ لڑائی لڑتے رہے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت, تو اگر آپ اسمبلیاں پہلے ڈیزالو کریں گے تو کیا ڈیزالو آپ کر سکتے ہیں اس طرح؟ بالکل ڈیزالو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میں عزت صدیق صاحب عثمان بسرا صاحب کی طرف جانے سے پہلے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, اور پھر اس کے بعد ذرا پولیٹیکل معاملات کی طرف آئیں گے اور عثمان بسرا صاحب اور تیمور طالپور صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا پلانز ہیں. یہ بتائیے گا کہ صدر صاحب کی کیا پوزیشن ہے, صدر صاحب کے پاس کیا اختیارات ہیں, کوئی آپشن اس طرف سے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ لیکن صدر کے پاس تو اس وقت آرٹیکل 58(2)(b) کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں. 58(2) کے حوالے سے بھی تو ختم ہو چکا ہے. وہ صرف اس شکل میں ہے کہ نیا الیکشن ہوگا, نیا الیکشن میں کوئی وزیر اعظم میجورٹی نہیں لے سکتا. جب کوئی نیا وزیر اعظم میجورٹی نہیں لے گا تو وہ صدر کے پاس پھر ہے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا. یہاں ایک باتیں ہو رہی ہیں, میں چلیں وہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں. وہ ایمرجنسی لگانے کے حوالے سے, اگر جب ایمرجنسی لگا بھی لیں, لیکن جہاں تک یہ نو کانفیڈنس والا معاملہ ہے نا, اس کو کسی ایک منطقی انجام کی طرف پہنچنا ہے. اس سے ایمرجنسی لگانے سے آپ ٹھیک ہے, یہ سارے معاملات آپ کنٹرول کر لیں. آرٹیکل 232 سے لے کر 236 تک صوبوں میں لگانی ہے, 90 دن کے لیے ایمرجنسی آپ لگا سکتے ہیں. حالات ایسے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی انٹرنل سیکورٹی کے اوپر بیرونی طاقتوں کے حوالے سے ایویڈنس آپ کے پاس آ رہی ہیں, سجیسٹ آپ کے سامنے موجود ہے. میں نہیں سمجھتا کہ صدر کے پاس کوئی ایسے اختیارات موجود ہیں. وہ بھی صرف اس بات ہے تحریک عدم اعتماد کے بعد, ابھی نہیں ہے. ابھی تو کیا ہوگا, زیادہ صدر کہیں گے آرٹیکل 94 کے تحت اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے یہ ہولڈ آفس کریں گے جب تک نیا پرائم منسٹر نہیں آ سکتا. اس کے علاوہ مجھے صدر سے کوئی اور
वो खाएंगे। बसरा जो साहब कोई ऐसी आपकी चीजें तरफ आते हैं जनाब। वो तुर्क का पत्ता, वो जो बात कही थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो कब सामने आएगा? 27 तारीख को कहा था कि सामने आएगा, मुमकिन तौर पे वो नहीं आया। अब परसों वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होनी है, और ये जो लेटर वाला मामला है, इस पे अमेरिका की तरफ से तो वजाहत आ गई। उनका कहना है जी एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया अली भाई। सबसे पहले तो जब मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, आज की तारीख में पूरी पाकिस्तानी कौम एक तजब्जब का शिकार तो है ही, शर्मिंदा है उन पाकिस्तान के सियासी रहनुमाओं के गौल से और उसके खौल में छुपे हुए उन धरती फरोशों से। जब मैं और आप ये बात कर रहे हैं, आज ये सब जब ये साबित हो चुका है इस बात को, इसमें कतन कोई दूसरी राय नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर इस खत को, इस साजिश को इंडोर्स किया जा चुका है कि ये पाकिस्तान की जब मैं बात करता हूं, दुनिया इस्लाम की वाहिद इस्लामी एटमी पावर रखने वाली रियासत की हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हुए वतन फरोश, जमीर फरोश, मीर जाफर और मीर सादक आज पाकिस्तान के अंदर अगयार की सियासी नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये दिन भी मुझे, आपको और अजहर सद्दीक साहब को एज अ पाकिस्तानी देखना था। जो तो जमीर बेच चुके वो तो बेच चुके, उनके नजदीक तो ना कोई धरती माँ है, ना कोई इसकी मट्टी का तकद्दुस है, ना यहाँ लोगों की वोट की कोई इज्जत है। उनके नजदीक डॉलर है, उसकी चमक है, हराम का पैसा है जो उनके मुंह को लगा हुआ है। मैंने और आपने और अजहर सद्दीक समेत 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने आज ये दिन देखा कि मगरब की एक साजिश के तहत पाकिस्तान की मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ्फुज़ बदउनवानी, पाकिस्तान की रियासत की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश जो हम कहानियों में सुना करते थे, उसका बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं। आज जो आप नंबर्स की बात करते हैं, 177 है, 178 हैं। आप 177 जमीर फरोश, मीर जाफर और मीर सादक और उनके हैंडल्स तो खरीद सकते हैं, लेकिन केपीके के इलेक्शन बता रहे हैं कि कौम खड़ी है वतनीयत के साथ। पाकिस्तान के लोग मीर जाफर और मीर सादक के मुंह पे लानत और कालक मल रहे हैं वोट की ताकत से। इमरान खान की लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान भुट्टो के बाद 45 साल के बाद लगभग पाकिस्तान की खुददारी का नारा बुलंद किया है और उसकी जंग लड़ रहे हैं। मुझे बताइए कि अब इसके अंदर दो राय नहीं है, बिल्कुल दो राय नहीं है। जब आपकी कौमी सलामती कौंसिल के इजलास से कलामिया जारी हो गया है, अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये साजिश मगरबी एक मुल्क की सरबराही में उसके एजेंटों ने तैयार की है और पूरी कौम अब देख रही है। मैं आपके सामने ये 2-3 अशार पढ़ना चाहता हूं। कभी मैं पढ़ता था फैज को, फिर वो उसके बाद जरा तुर्क का जो पत्ता है उसके बारे में बताइएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है कि जी प्लानिंग हमारी तैयारी है, वो तैयारी क्या है? पहले तो मैं और अपनी बात कर लूं ना, तैयारी भी आपको बताते हैं इंशाल्लाह ताला। मैं तो सिंपल आपको कह रहा हूं कि कभी हम फैज को जब पढ़ते थे कि उसने लिखा निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन, तो मैं यकीन मानिए मैं समझता था ये किन का मुखातिब है। फैज के जमाने में कौन से गद्दार थे? मीर जाफर और मीर सादक कैसे होते होंगे? जब मैं कहानियां पढ़ता था, सुल्तान टीपू जैसे बहादुर का किले का दरवाजा खोल दिया मीर जाफर और मीर सादक ने। आज जब मैं इस मुत्तहिदा पोजीशन की मकरू शक्लें देखता हूं तो खुदा की कसम आज़रूए ईमान मुझे समझ आ गई है कि मीर जाफर और मीर सादक क्या थे और सुल्तान टीपू के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन घबराना नहीं आपने, क्यों कि इमरान खान खड़ा हुआ है, खून के आखिरी कतरे तक कौम की हुमैयत का दिफा करेगा इंशाल्लाह ताला। और निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर झुका के चले, जिस्मो जान बचा के चले। और अब ये है अहले दिल के लिए नज़्म बस्त व कुशाद के संगो खिश्त मुकैयद हैं और सग आजाद। ये जो आजाद कुत्ते हैं जिन्होंने वतन की वतनियत को बेच खाया है, इन सगों के टोलों के खिलाफ पूरी कौम खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का रिजल्ट बता रहा है कि जमीर फरोशों और उनके टोलों के खिलाफ नहीं सर, एक लास्ट लाइन, ये कौम डट के खड़ी होगी और ये अदम एतमाद इररेलेवेंट हो चुकी है। आज पाकिस्तानियत बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है, धरती माँ के सर पे चादर अहमियत इख्तियार कर गई है। गैर मेरे सवाल का तो जवाब आपने बसरा साहब दिया नहीं। बसरा साहब, जो मैंने सवाल शुरू में पूछा था आपने उसका जवाब दिया नहीं। आप ये जानना चाह रहे हैं असल में तमाम आज साफी जो है ना, देखिए मैं अली भाई मेरी आपसे एक बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के टेलीविजन की अक्सरियत, आपको शामिल नहीं कर रहा हूं,
अक्सरियत इस साजिश का हिस्सा है। ये अमरीकी एजेंटों से और अमरीकी एम्बेसडर से और अंडर सेक्रेटरी से मिलते रहे हैं। आज सारे के सारे यहाँ तमाशा सजा के बैठे हुए हैं कि जी नंबर इतने हो गए, नंबर इतने हो गए। असल बात जो करने वाली वो ये है कि क्या ये साजिश रची है, तो सवाल है रची है। अब तुरप का पत्ता क्या है? तुरप का पत्ता ये है कि क्या पाकिस्तान के फिक्री रहनुमा, जिसमें आप भी शामिल हैं, क्या वो खड़े होंगे अपनी कौम की इस जमीर फरोशी के खिलाफ आवाज उठाएंगे या वो उसका हिस्सा बनेंगे? ज्यादातर ने उससे डॉलर ले लिए हैं। ठीक है, मैं जी तैमूर तालपुर साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन जाते जाते आपने जो मीडिया की तुरप का पत्ता यही है, हम खड़े होंगे इनके खिलाफ, आप भी खड़े मीडिया होंगे की जो आपने बात की है, उसमें जो हमारे मीडिया के दोस्त साथी नाराज हैं, वो इतने भी उन्होंने माल जाना था। अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब से सबकी 1-to-1 मुलाकातें करा देते तो बात वहीं पे रिजॉल्व हो जानी थी, लेकिन आपने वो भी नहीं करवाया था। नहीं, वो डॉलर से कम पे नहीं मानते भाई। अच्छा, डॉलरों से कम पे नहीं मानते। तैमूर तालपुर साहब, ये बताइएगा कि बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, सारी मुतहदा ऑपोजिशन, एक तो बड़ा आम सवाल है, मैं समझ से बाहर है मेरे, कि ये सब चलेगा कैसे? मतलब ये सारी जमातें जितनी भी इकट्ठी हो गई ऑपोजिशन में, ये सबको खुश कैसे रखेंगे? आप तो रख सकते हैं। जरदारी साहब का 5 साल हमने देख लिए कि 2008 से 2013 तक उन्होंने सबको साथ लेकर चले, लेकिन ये बाकी जो हैं, अगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे, ये हमेशा रोज कोई ना कोई जो है वो बर्तन टूट ही रहे होंगे। लेकिन पहला सवाल मैं आपसे जो पूछता हूं उसका जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद इसकी तरफ आइएगा कि इस्तीफे का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? आपके नंबर्स पूरे हैं, तो फिर नंबर्स पूरे हैं तो जाइए तहरीक अदम एतमाद में और वहां पर जाके तख्ता उल्टा दीजिए, उससे पहले इस्तीफा दे दो, ये मुतालबा किस लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे आज हैरत हुई बसरा साहब की बातें सुन के। मैं समझता था कि डबल डोज वाला काम सिर्फ इमरान न्याजी करते, पर लगता है बाकी भी काफी इसके शौकीन है। जिस तरह से भी जबान इस्तेमाल कर रहे थे, कुत्ता किसी को कह रहे हैं, लानते डाल रहे थे, जरा सियासी जहनियत का कुछ इस्तेमाल करे, कुछ सियासी जबान इस्तेमाल करे, मेरे ख्याल से बेहतर होगा। मैं ये सब चीजें कह सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से मुझे जेब नहीं देता कि मैं उस लेवल तक स्टूप डाउन करूं जिस पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी तकरीरों में करते और मेरे भाई बसरा साहब भी कर रहे थे। दूसरी बात तो मैं सलाम पेश करूंगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, क्योंकि हम जब कहते हैं ना कि हम सरप्राइज लाएंगे, जब प्रेसिडेंट जरदारी कहता है वो सरप्राइज देगा, तो वो सरप्राइज देता है और लोगों की आंखें खुल जाती हैं। हमारे ये सरप्राइज नहीं होते कि आज खान साहब तकरीर में फलाना सरप्राइज देगा, भाई बैठे हुए दांत अपने नाखून चुबा लिए सारे यूथी भाइयों ने, हमारे पर कोई सरप्राइज नहीं मिला। अगले दिन फिर, तीसरे दिन फिर, तो सरप्राइज चाहे एमपीएम का हो हमारी तरफ से आएगा। शाहजैन बुगटी साहब का सरप्राइज आया हमारी तरफ से आया, असलम भूतानी साहब का सरप्राइज आया हमारी तरफ से आया, और अभी और भी सरप्राइज देंगे। ये अब बात एक डन हो गई है कि इनके पास सिवाय झूठ बोलने के और बातों के कुछ भी नहीं है, और हमने जो जो बातें की हमने पूरी करके दिखाई। तो लिहाजा ये मेरे ख्याल से अब इनसे भी आप ना पूछें, अब ये इनसे सवाल पूछना बनता नहीं है कि ट्रम्प कार्ड कौन सा है। कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है। पीएम हाउस से सामान बाहर निकल रहा है, मिनिस्टर्स एनक्लेव के घर खाली हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि और कोई रास्ता नहीं बचा इनके पास। अच्छा, दूसरा जो आपने सवाल किया कि कैसे चलेगा, तो अभी भी आपने देखा सिस्टम कैसे चला। जरदारी साहब के टाइम पे उन्होंने कैसे सबको चलाया, वो आपके सामने रहा। आज भी जो कुछ हो रहा है, आप इसका मेरे ख्याल से जो भी क्रेडिट देंगे वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब को ही देंगे, और आज भी जरदारी साहब लीडिंग रोल में अल्हम्दुलिल्लाह है, और एक बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप उनकी है, चाहे मौलाना साहब हो चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, दोनों के साथ बड़ी अच्छी एक रिलेशनशिप है। और आप देखेंगे कि अगला ये साल सवा इलेक्शन तक भी बहुत बेहतर गुजरेगा। हम इस साल सवा साल में अवाम को रिलीफ देने में इंशाल्लाह ताला कामयाब पूरा होंगे। साल चलेंगे। तैमूर तालपुर साहब, जरा एक दफा फिर ये जरा वाजे कर दें, आपने क्या यही कहा कि पूरा साल सवा साल, यानी कि पहले हुकूमत असेंबलियां डिसॉल्व करके इलेक्शंस में जाने का कोई इरादा नहीं है? क्यों जाए जी, हमारे पास जब जमहूरियत सवा साल 1.5 साल बचा हुआ देती है, तो हम उस सवा 1.5 साल में जो इन्होंने खाना खराब किया इस मुल्क का, करप्शन को कहां से कहां पहुंचा दिया है, हमें ये सब चीजें सीधी करनी पड़ेंगी। जिन ने माल खाया उनके लिए आडियाला और खैरपुर जेल सिंध में हम रेडी करके बैठे हुए हैं, तो बड़े हिसाब किताब क्लियर होने हैं। जो पैसे इन्होंने खाए उनके पेटों से हमें निकालने हैं। तो फिर अगले इलेक्शंस में भी मुत्तहिदा ऑपोजिशन इकट्ठी जाएगी इलेक्शन? देखिए जी, हर किसी जमात को अपना राइट है, जिसको लाना चाहे ला सकते हैं, जहां से चाहे खड़ा हो सकते हैं। पर अगर जरदारी साहब के मेरे ख्याल से विजन पे चला जाए तो हो सकता है एक ऐसा सेटअप आ जाए जिसमें बिलावल साहब क्या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होंगे? बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर ही बनेंगे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं होंगे। अच्छा, तो अभी उनको क्या ओहदा दिया जाएगा?
जब ये सब अगर आप करने में कामयाब हो जाते हैं? क्या चेयरमैन साहब, किसी ओहदे की कोई जरूरत नहीं है, जो ओहदा उनका है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है, इंशाल्लाह ताला वही उठाएंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब तो ओहदे के तलबगार हैं ना, उनका बता दीजिए उनके लिए क्या तय हुआ है? करना, सारी बातें ना खुलवाएं, यहाँ पर बहुत सी जगह पड़ी हैं जी। अब मैं नहीं, वो कई लोग ऐसे वो कह रहे हैं कि ये पहले बता के हमें डरा दें, मौलाना फजल रहमान साहब को क्या ओहदा दिया जा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारे पास डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं, वो उनका बेटा आ सकता है, हमारे पास स्पीकर की पोस्ट है, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है, हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की पोस्ट है, ये सारी पोस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह हम ही भरेंगे, तो सर पे एडजस्ट हो जाएगा। और इस्तीफे पहले मुतालबा क्यों कर रहे हैं? इस्तीफा दे दें, इस्तीफा दे दें। बेहतरी के लिए जो जहां पर मुफीद काम इस मुल्क की बेहतरी लिए कर सकता है, उन सबको इंशाल्लाह एडजस्ट करेंगे। और इस मुल्क की ये इस्तीफे का मुतालबा जो किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? पीछे टाइम ही कितना रह गया? 36 घंटे रह गए तकरीबन। ये इसका मुतालबे का एक मॉरल, एक एथिकल चीज होती है। आपको याद होगा जब बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद पर इन्होंने ये नो काउंट लाया था, उन्होंने एट द अर्लीस्ट ASAP कहा था, बिल्कुल वोटिंग कराएं, इफ आई डोंट हैव द नीडेड नंबर आई विल रिजाइन, आई विल गो अवे, आई विल बी डिसीटेड। तो इन्होंने वो मुजाहरा नहीं किया, ये लेट करते जा रहे हैं, पता नहीं एक एक दिन में क्या इनको मजा आ रहा है आजाद। तो वो मॉरल्स और वो एथिक्स कहते हैं व्हेन यू डोंट हैव द नंबर, क्योंकि हमने नंबर अपना शो कर दिया असेंबली के अंदर, उसके बाद उनकी मोरालिटी नहीं है यहाँ पर कि वो खड़े रहे। उस हिसाब से मेरे ख्याल से इनका इस्तीफा पहले आए। इस मुल्क की जितना जल्दी इमरान खान से जान छूटेगी उतना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए मुफीद है। ठीक है, बिफोर वी गो टू द ब्रेक, ये बताइए कि जो मुनर्रफ अरकान असेंबली हैं जिन पर डिफेक्शन की बात भी हो रही है, उनकी अगर वोट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, नहीं एक्सेप्ट किए जाते बाय द स्पीकर कौमी असेंबली, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए जी, मैं नहीं समझता कि ये वोट रिजेक्ट हो सकते हैं। हाँ, और उस रिजेक्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये हो सकता है कि उन पर कोई कार्रवाई कानूनी की जाए, तो हम उस कानूनी कार्रवाई को फेस करेंगे। हमारे पास कोर्ट्स हैं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास इलेक्शन कमीशन है, हम हर जगह से मदद दे सकते हैं। पर इनके पास कोई लीगल राइट, कोई बुनियाद है नहीं, कोई हिस्ट्री, कोई पास्ट में ऐसी कोई जजमेंट्स है नहीं। जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की आप जजमेंट्स देखेंगे, उनमें हर किसी को, मेंबर को वोट करने की इजाजत दी गई है। ठीक, वी गॉट टेक जी शॉर्ट ब्रेक ओवे है, ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी, डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अजहर सदीक साहब, अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो कामयाब हो जाने के बाद क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास जो बतौर वजीर आज़म इख्तियारात हैं, उनका इस्तेमाल कब तक किया जा सकता है और कब तक वो उस कुर्सी पे बैठेंगे? एक तो आपने वक्फे से पहले बताया कि जब तक अगला वजीर आज़म मुंतखब नहीं होता, लेकिन क्या उनकी पावर्स कम हो जाएंगी या वही रहेंगी? और उन पावर्स को किस तरह से अपने फायदे में या अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? देखिए, वजीर आजम का ऑफिस तो कंटिन्यू करेगा। वजीर आजम का मतलब है काबीना। वजीर आजम और काबीना उस वक्त तक इस ऑफिस को एंजॉय करेंगे। आर्टिकल 94 है, जब तक नया वजीर आजम मुंतखब होके आ नहीं जाता। तो आइन ने सारी चीजों की बड़ी वजाहत कर दी हुई है, और मैं नहीं समझता इसमें कोई इबहाम है। आर्टिकल 90 और 91 को अगर 94 के साथ मिलाकर पढ़ें तो ये बात बड़ी वजाहत के साथ आ जाती है। मैं वैसे ही इरफान तालपुर साहब अच्छे दोस्त हैं हमारे, मैं तो हैरान। अच्छा, वो बात कर रहे थे एथिक्स की। अच्छा, मैं वो डिक्शनरी पढ़ के ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने कहा शायद मैं उसका मतलब ढूंढ सकूं। तो मुझे बड़ी कोफ्त और दिक्कत इस हवाले से हुई कि जहां बैठ के आप किसी को लेन देन करके इल्जामात आ रही है ना करप्शन के, और यहाँ और बड़ी वाज़ेह तौर पर है। और हाई मॉरल ग्राउंड की अगर बात करते हैं ना, हाई मॉरल ग्राउंड की, तो बंदा हाई मॉरल ग्राउंड पे फिर चलना चाहिए। पाकिस्तान में आपको किसने कह दिया हाई मॉरल ग्राउंड? तो पाकिस्तान में कभी होती तो 62 और 63 पे सही तरह अमल दरामद न हो जाता। हमने कोशिश ही नहीं की। हमने पाकिस्तान के अंदर अपने नुमाइंदे पैदा किए, हमने स्टेट्समैन नहीं पैदा किए कि जो पाकिस्तान में स्टेट्समैन के तौर पर लेके चले। इतना बड़ा इशू है ये छोटा इशू नहीं है। क्या बाकायदा सबूत आ चुके हैं और गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, अमेरिकन इंटरफेरेंस नजर आ रही है जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। यहाँ बातें बड़ी होती थी कि जनाब हमने, अमेरिका ने हमें रोका, हमने बम धमाके कर दिए। क्या कर दिए? यहाँ एक लीडर एक ही था जो खड़ा हुआ था। ये सब कह के आप ये बातें क्या तैमूर तालपुर साहब को सुना रहे हैं या कहीं और? नहीं, मैं जिसको भी सुनाना है वो समझ लेना। मैं तारीफ करने लगा हूँ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की। लीडर अगर कोई पैदा किया, उस जैसा लीडर नहीं पैदा हो सकता।
यहाँ कहा जाए ना, वो खड़ा हुआ है इन लोगों के खिलाफ। मेरा ख्याल था कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब की लेगेसी लेकर ये लोग चलेंगे। ये जो उन्होंने कहा था कि वी विल ईट ग्रास, विल विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, और ये आपके सामने है, रिकॉर्ड की बात है, लीडर वो था। ये इस तरह की लीडर में ये क्वालिटी होती है कि उसके लिए मुल्क अहम है, उसके लिए ओहदा अहम नहीं। और अगली बात जो बड़ी जबरदस्त है, मैं ये चाहूंगा, इन्होंने इरफान तालपुर साहब ने कहा कि मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको कि इन्होंने अक्टूबर से पहले इलेक्शन कराने हैं। ये तय कर लें यहाँ पर अपना कोई 1 करोड़ पे अभी शर्त लगानी है, तो मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं, वरना ये इस्तीफा देंगे इस बात का अगर ये इन्होंने असेंबलियां ने वक्त पूरा नहीं किया। उसकी वजह है, लॉजिकल वजह बता दूं आपको, कि 1.5 साल के अंदर आपने महंगाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप एनर्जी क्राइसिस, सवाल ही पैदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप पेट्रोल की प्राइसेस, सवाल ही पैदा नहीं होता। फॉर अपना जो डेट आपका है ना, जो डेट और जीपी की रेशियो बना दी है, डेट लिमिटेशन एक्ट का जो सत्यानाश किया हुआ है और नवाज शरीफ के दौर से हुआ है, 60% ज्यादा लोन नहीं ले सकते, 86% तो उनके दौर में था। आज भी मेरी पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, ये रिकॉर्ड की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। यानी ये खुदारा ये इस तरह मत करें, कौम के साथ मत खेलें, ये कुछ नहीं, ये हकीकतन बता रहा हूँ आपको, यानी वट एवर इट इज, ये मैं आप ही हूँ, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड के संभाल के रखिएगा। मैंने 2 चीजें सामने रख दी हैं। असल जो बात बतानी है कि इस इशू के ऊपर इस कौम पे इन सबको चाहिए था कि ये एक मामला आया है, इतनी जल्दी क्या है, तरीके एतमाद वापस ले लें, दोबारा फिर आ जाएगी। इसमें क्या मुश्किल है कि कितना सीरियस इशू आया है कि आपकी मुल्क की सलामती के हवाले से बात हो रही है, इंटरफेरेंस की बात हो रही है। आप चाह रहे हैं कि खड़े हो और खड़े होकर दिखाएं, पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त इस मामले में खड़ा है। पर नहीं, पर हम हुकूमत में नहीं, स्टेट्समैन नहीं बनना चाहते, हो पता नहीं क्यों नहीं बनना चाहते। अल्लाह करे, दुआ कर रहे हैं कि यहाँ हमारे मुल्क में ऐसे लीडर आ जाएं जो स्टेट्समैन बन के दिखाएं, हमें खड़े होकर दिखाएं, सिर्फ खाली बातें नहीं करने से। वहां गया है वो नवाज शरीफ साहब को अगर उठाकर देखें कि आपको याद है कि मेमू गेट स्कैंडल का मरकजी किरदार कौन था? हुसैन हक्कानी। हुसैन हक्कानी किनका जमाने में सफीर था? पीपल्स पार्टी के दौर में पिटीशन दायर की और उसमें आगे उसने बैठकर गद्दारी की, और ये सारे, और आज तक मुल्क में आया नहीं। आज वही हुसैन हक्कानी नवाज शरीफ का अपना लॉबियस्ट बना हुआ है। वो 3 मार्च को वहां पर बैठ के मुलाकातें करता है और 7 तारीख को वहां बैठ के पाकिस्तान को धमकियां दी जाती है। तरीके में तुम्हारे ये हकायक हैं, इसका सियासी जमात से मत छोड़िएगा। आई हैव नथिंग टू डू विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ये हकायक है, हमारा पाकिस्तान है, हमें तो पाकिस्तान देखना है कि पाकिस्तान की एक पोजीशन और एक स्टेटस खुदारा बहाल करे। इसमें यानी मैं पूछूं क्या ऐसा मसला है कि अगर तरीके वापस ले लेते हैं तो दोबारा ले आए? तैमूर तालपुर साहब की तरफ जाने से पहले ये तो मेरे ख्याल में मामला तय करने या फैसला करना तो उन्होंने ना, कि जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स थे, ये तो उस तरफ से होनी है ना बात, जब हम मुल्क की खुद मुख्तारी सालमियत की बात हम कर रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। एक नारा लगता था यहाँ वोट को इज्जत को सिलेक्टेड। आज दुख और अफसोस का मुकाम है कि वो इतने अरसा जलील इसमें हमारे इदारों को करते रहे, हमारे इदारों को इन्होंने फ्रंट फुट पर रखा। आज मेरे आप कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि सारे मसले में ठीक है, जो उनका किरदार है वो अपनी तौर पर किरदार अदा करें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तो कह दिया, सारे बात बता दिए, उन्होंने कहा बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देना है। इसके अलावा क्या, जो कि ये काम सारा करना है इदारों ने। और मैं अभी तक हैरान हूं कि ये सारा मामला सेडिशन, बगावत के जुमरे में आता है। आप सेक्शन उठाकर देख लें, ये ट्रीजन का केस नहीं है। तैमूर तालपुर साहब, आप डू यू एग्री कि ये जो लेटर है और इसका जो कंटेंट है वो बगावत के जुमरे में आता है, और आपकी तरफ से उस लेटर को कोई किसी भी तरह की इंपॉर्टेंस तवज्जो नहीं दी जा रही है? जब बुलाया गया था कि जी बुलाकर आकर आप देख लें ये खत क्या है और इसका क्या कंटेंट है, तो उसको रद्द किया गया, उसमें शिरकत नहीं की गई कि जी जाकर देख ही लिया जाए। सबसे पहले तो मैं अजहर भाई की एक बात से ना 100% मुत्तफिक हूं कि अगर वाकई 62 आर्टिकल 62 63 यहां पर लगे तो बड़े बड़े उड़ जाएंगे। और सबसे पहले जो है ना, उससे इमरान खान उस जुमरे में आता है उसकी जाते फेल की वजह से। जो अमेरिका में इस पे केस है, आज तक वो उस केस में से बेल नहीं ले सका है। तो बिल्कुल अजहर भाई 62 63 लगे तो सबसे पहले हमारा प्राइम मिनिस्टर 1 मिनट के अंदर उड़ जाएगा। दूसरी आपने बात की, बिल्कुल मैं समझता हूं ये एक बहुत सीरियस मसला है। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं कि ये कौन से जमरे में आते मैं नहीं बता सकता, पर ये जिस तरह से डील होना चाहिए था उस तरह से डील नहीं हुआ। इमरान नियाजी ने मजाक बनाया है इस चीज का। अगर ये इतना सीरियस इशू था, अगर वाकई थ्रेट्स थी, दिस शुड हैव बीन
played properly in the diplomatic circles and with the defense ministry. This was not something to be brought out. पेपर को अपने मजाक समझा हुआ है. स्टेट सीक्रेट्स कोई चीज होते हैं नहीं होते हैं, कोई जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पे होती है नहीं होती है. ये चीजें आप पहले अपने इदारों से डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये चीज पार्लियामेंट में आती है. इस चीज का सिर्फ फायदा उठाने के लिए पब्लिक को आप जो है सो बेवकूफ बनाने के लिए पेपर्स आके दिखा रहे. पेपर तो है ही नहीं. देयर वाज नो पेपर डॉक्यूमेंट. इट वाज अ मैसेज इवन इफ इट वाज देयर. It was not in the form that the PM was. लेकिन मेरा सवाल तो यही है ना तैमूर तालपुर साहब कि अगर आप समझते हैं ये गलत है, जिसको कौमी सलामती कमेटी में इंडोर्स भी किया गया कि ये है ही नहीं लेटर, आपने कहा कि सब फेक है वगैरह वगैरह, तो आप जाकर देख क्यों नहीं लेते थे? आप लेटर देखते कि ये है क्या, खुद अपनी आंखों से देखते कि भाई क्या, और वहीं भी बता देते कि क्या तमाशा लगाया हुआ है? सर जी कोई लेटर है ही नहीं तो क्या देखेंगे? तो फिर कौमी सलामती कमेटी ने फिर जो इंडोर्स किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज ये कहा भी कि उनको सेटिस्फाई किया गया. ये जब वक्त था हमको दिखाने का, हमें क्यों नहीं दिखाया गया? जब आपने आके तकारीर में इस चीज का जिक्र किया, उससे पहले आपने पार्लियामान को क्यों कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया? तो जो चीज की जिस तरह इंपॉर्टेंस थी उसको एक पॉलिटिकल मनूवर के लिए इस्तेमाल किया गया, जो बहुत दुख की बात है, बहुत ज्यादा दुख की बात है कि आप एक इतने सीरियस मैटर को आप पोलिटिसाइज कर रहे हैं. दिस इज नॉट टू बी पोलिटिसाइज, दिस इज नॉट सपोज टू बी मेड वर्किंग पेपर फॉर यू. दिस इज समथिंग दैट वाज पॉलिटिकल स्टंट था ये लेटर जो है. और इस पे ये भी सवाल बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है कि 7 मार्च से लेके आप अब तक बैठे रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे थे? इतना संजीदा ये कंटेंट है इसका, इस पर तो फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी और उसी वक्त बात हो जानी चाहिए थी. अली भाई देखिए, अब मैं सिर्फ आपसे, आपने क्योंकि मेरी बारी एक दफा खाली है तो अब मैं चाहूंगा आप जरा मुझे नहीं, वो अज़र सदीक साहब ने खाई है क्योंकि उन्होंने जो बात की उस पर तैमूर तालपुर साहब से जवाब देना जरूरी था. चलें सुन लीजिए ना जी. पाकिस्तान की जो मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी है, ये उल्टियां करे, जितना भी झूठ गढ़ के ले आए, उल्टी भी लटक जाए. पाकिस्तान की कौम इस चीज को जान चुकी है कि ये पाकिस्तान में अमेरिका के सियासी एजेंट हैं जो पाकिस्तान की जमीन को बेच खाए हैं. नंबर 1. उसकी वजह क्या है? जो लेटर और साजिश पकड़ी गई है उसको तमाम अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर पेश कर दिया गया है. नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पाकिस्तान की हाईएस्ट एक ऐसी जगह है जहां पेश किया, उसने इंडोर्स किया. आपकी कौमी असम्बली की जो कमेटी है सलामती की, उसके अंदर हमें इन कैमरा सेशन बुलाया, ये भाग गए. आप मीर साहब, आप अली भाई, आप अत्तार के उसी लौंडे को पूछ रहे हैं जो इसका हिस्सा है. जिन लोगों ने ये साजिश गढ़ी है वो भी मानेंगे. जैसे आज ये कह रहे हैं, यहाँ इनके जो माउथ पीस बने हुए हैं आपकी मीडिया के अंदर, जो फिक्री बददियानत हैं, वो कह रहे हैं जी अच्छा जी वो अमेरिका ने तो इनकार कर दिया है, अमेरिका ने इराक को तबाह किया कीमी हथियारों के नाम पे. उन्होंने कभी माना कि हमने किया, हमारी इंटरफेरेंस हुई, अफगानिस्तान को तय ताज किया, कभी माफी मांगी? सेंट्रल जो मशरक़ वुस्ता है उसकी तमाम जिंदगी उन्होंने तबाह कर दी है और वो दांत निकाल रहे हैं बेशर्मी से खड़े होके. देखिए मसला क्या है, अल्लाह के हां निजाम तय है. अली भाई लिख लीजिए, कभी किसी फर्द को या चीज को मौत नहीं आएगी जब तक कि वो लोगों पर लगाए गए इल्जाम उस पर लौट के ना आए. इन्होंने पाकिस्तान के बहादुर वजीर आजम के खिलाफ एक हज़ियान कहा, इन्होंने इसके खिलाफ एक झूठ गढ़ा. इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान सिलेक्टर है और इमरान खान सिलेक्टेड है, और कभी अपनी इस झूठ और अपनी इस हज़ियान के मुतल्लिक कुछ सबूत ना लेके आए. अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने सबूत के साथ इनको नंगा कर दिया है कि ये तुम हो, ये अमेरिका तुम्हारा सिलेक्टर है, ये वो साजिश है, ये वो खत है, ये कौमी सलामती के सामने पेश कर दिया गया है, तुम अमेरिका के सिलेक्टेड हो. अब कोई आदमी इससे भाग नहीं पाएगा. कोई आदमी किसी फोरम पे जो मर्जी कहे, वो समझता है कि 50 मिनट 45 मिनट के टीवी प्रोग्राम पे लोगों को वो धोखा दे देगा. कभी सोचिएगा नहीं. पाकिस्तान के इदारों से ये इंडोर्स हो चुका, इस साजिश पे कोई दूसरी राय नहीं है. बसरा साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा. अगर इंडोर्स हो गया इदारों की तरफ से, और जिन इदारों की आप बात करें, अगर उन्होंने इसको इंडोर्स किया है और ये बगावत के जुमरे में अगर ये आता है जैसे कि हज़रत सदीक साहब ने कहा, तो फिर ऐसे मौके पर आप खुद ही बताइए कि ये इदारे फिर क्या किया करते हैं जो करते हैं मुमकिन तौर पर वो नहीं किया. अली भाई खामोशी है. अली भाई ये आप कह रहे हैं नहीं किया. अली भाई ये आप कह रहे हैं नहीं किया. ये हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड करके रख लें. मेरे अल्लाह ने चाहा वो जो शैतान के और अमेरिका के नुमाइंदे हैं इस मुल्क के अंदर, वो अपनी चालें चल रहे हैं. अल्लाह की अपनी तदबीर है, गालिब मेरे अल्लाह की तदबीर आएगी. लेकिन एक बात तो मुझे कहने दीजिए, अब इसमें कोई दूसरी राय रह गई है कि शहबाज शरीफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के मुंतखब करदा सिलेक्टेड वजीर आजम है,
पीपल्स पार्टी उनकी सिंध के अंदर सियासी जमात है और वो उसके सिलेक्टेड हैं, और ये तमाम फजलुर रहमान और सब के सब लोग अमेरिका इनका सिलेक्टर है, मगरब इनका सिलेक्टर है, और ये पाकिस्तान की धरती मां के खिलाफ सिलेक्टेड हो चुके हैं। चलें, वक्फे पे मुझे जाने, लेकिन जाते जाते सिर्फ जरा क्विकली ये बता दें, वक्फे के लिए बड़ी देर से कहा जा रहा है, क्विकली बता दें ये 7 मार्च का लेटर अभी तक आपने लटकाया हुआ क्यों था? आखिर में जाके बिल्कुल जब आखिरी 5 ओवर्स का खेल है तब आप इसको लेकर आए हैं। हुजूर वाला, जब हमने इस साजिश का हमें इल्म हुआ, इस साजिश के तमाम ताने बाने हम पे खुले, उसके बाद जब हमने इसको कुरेदना शुरू किया, तो जब ये हमें लेटर मिला उसको एज सुन एज पॉसिबल पब्लिक किया गया है, उसमें कोई डिले नहीं किया गया, लेकिन इसके पीछे किसी को छुपने नहीं दिया जा सकता। अभी ये कह रहे हैं कि ये सीक्रेट था, इसको ये जो जनाब स्टेट सीक्रेट है, छुपाएं तो भी बुरे, लोगों को बताएं तो भी बुरे। ये मुकदमा कौम की अदालत में चलेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं जी, वी गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर। चलेगा। ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। अजहर सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुख्तसरन मैं अब तीनों मेहमानों से आपकी राय जानना चाहूंगा, और कानूनी एतबार से अगर कोई एंगल आपके जहन में है तो जरा प्लीज देखने वालों के लिए वाजे कर दीजिए, बिकॉज जो ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं ये बड़े मैटर करते हैं। अच्छा देखिए, मैं तो अभी भी बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि इनकी तहरीकी अदमत को नंबर ऑफ रीजंस व्हिच आई कांट डिस्क्लोज राइट नाउ। यही तो हम चाह रहे हैं कि आप डिस्क्लोज कर दें अजहर सिद्दीकी साहब। देखिए, कुछ तो मैंने बता दी है आपको, कुछ ऐसी चीजें हैं कि स्पीकर हैज द अथॉरिटी एंड ज्यूरिसडिक्शन टू, ये जितनी भी नलीफाई करना चाहे, फ्लोर क्रॉस और डिफेक्शन को हमें अलहदा करना पड़ेगा। स्पीकर की जो भी रूलिंग आएगी दैट कैन नॉट बी असेल्ड बिफोर एनी कोर्ट। यूसुफ रजा गिलानी की जजमेंट आ चुकी है बड़ी वजाहत के साथ। और दूसरा, मैंने आपके सामने एजेंडा रख दिया है कि असल एजेंडा ये नहीं है। असल एजेंडा टॉपल करने के बाद आगे जो भी टारगेट अचीव करने हैं वो करने हैं। और मैंने आपके सामने चैलेंज कर दिया हुआ है कि इन्होंने अक्टूबर से पहले इलेक्शन। अच्छा, ये बताएं अजहर सिद्दीकी साहब, ये जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने 3 ऑप्शंस दिए हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना किया जाए, इस्तीफा दे दें या फ्रेश इलेक्शंस, तो अगर ये तहरीक एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके फौरन बाद पीटीआई के अरकान असेंबली, तमाम अरकान असेंबली सूबाई कौमी इस्तीफा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। और मैं, अगर मुझे कहें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, ताकि वो जो एजेंडा लेकर जाना चाहते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट बना के अपना मर्जी की ट्रांसफर पोस्टिंग कराना चाहते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के मेंबर तैनात करना चाहते हैं, वो नैब को डाइल्यूट करना चाहते हैं, नहीं तो अगले दिन इस्तीफा दे देना चाहिए इनको कि नजर आ गई है मैलाफिडी। नो नीड कि ऐसी असेंबलियों में तो बैठने की जरूरत ही नहीं है कि जिनका एजेंडा जात की हद तक है और अपना नेशनल इंटरेस्ट मुझे तो नहीं नजर आता। ठीक, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू बसरा साहब। दमादम मस्त कलंदर होगा, और ये मेरा आप लिख के रख लें, ये किस तरह हो सकता है कि इमरान खान जिंदा हो, पाकिस्तान की कौमी हुर्रियत का पहरेदार जिंदा हो, और ये अमरीकी एजेंट पाकिस्तान के अंदर हुकूमत लेके और अपनी अमरीका की ख्वाहिशात की तकमील कर पाएं? बिल्कुल नहीं होगा। अभी इनको मालूम ही नहीं है, ये किसी और नशे के और खुमार के अंदर हैं। इमरान खान को अल्लाह जिंदगी दे, और पाकिस्तान के इदारों को, जो पाकिस्तान की कौमी खुददारी के मुहाफिज हैं, उनके होते हुए अमरीकी एजेंटों की इस मुल्क के अंदर कोई जगह नहीं है। ये अल्लाह के फजल से ऐसे बॉबी ट्रैप में आएंगे कि आप देखें कि रहे अल्लाह का नाम होगा और इमरान खान की 2 तय अक्सरियत होगी। इससे ज्यादा मुझसे पूछे कुछ ना। और आखिर में एक बात मैं कहूंगा कि कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफले, आपको लग पता जाएगा। और तैमूर की खिदमत में आखिरी बात करूं, मेरे आप भाई हैं, मैंने आपको या किसी को कुत्ता नहीं कहा, मेरी क्या मजाल है, आप पाकिस्तान से मोहब्बत ही नहीं करते, ना आपको उर्दू का पता है, ना आपके चेयरमैन को। मैंने फैज को कहा, फैज ने कहा था कि संगो खिश्त मुकैयद और सग आजाद, और सग फैज कुत्ते को। ठीक है, तैमूर तालपुर साहब, क्विकली जरा ये कैरेक्टर असैसिनेशन की आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की कि उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी होगी बाद में, क्या आपकी पार्टी इस कैरेक्टर असैसिनेशन का हिस्सा बनेगी, विच इज वेरी अनलाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिकॉज दे डोंट गो इनटू सच स्टफ? नहीं जी, हम सियासी लोग हैं, हमें सियासत करनी आती है। हम ज्यू लॉबी के पट्टू नहीं है। जो ज्यू लॉबी का सबसे बड़ा पट्टू है पाकिस्तान में, वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है आज, जो बात कर रहा है दूसरों की अमेरिका के साथ चलने की, जिसके सबसे ज्यादा ताल्लुक तो लिहाजा ये मोदी का यार है, गद्दार है, जिसपे नारे लगते थे, आज वो मोदी की तारीफें कर रहे हैं। मतलब ये वैसे नारे आपने लगाए थे, ये बिलावल साहब ने कश्मीर की कैंपेन में, एजेके की कैंपेन में जाके नारा लगवाया था, मोदी का ये जो यार है वो गद्दार है, ये नवाज शरीफ साहब के लिए लगवाया था।
के सेंटिमेंट सुनते की तारीफ है, इसको शर्म नहीं आती तारीफ करते हुए, तो मुझे हैरत होती है। और गरूर से अल्लाह कहता है कि बच के रहो। जो गरूर करता है मैं आज भी 60 बार 100 बार मैं कहा है, तो उससे गली गली की ठोकरें खानी पड़ी हैं, उसके जूते घस गए इमरान खान के आज, मिन्नतें कर करके लोगों के पैरों में गिर गिर के, पर कुछ नहीं बना। हमारा नंबर पूरा है इंशाल्लाह ताला। वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तैमूर तारपुर साहब, मगरब से से जान नंबर छूट पूरा जाएगी। है। तैमूर तारपुर साहब को इत्तेफाक बहुत बहुत नंबर शुक्रिया पूरा कि है। आपने ज्वाइन किया। बसरा सामराज साहब के आपको नंबर बहुत बहुत पूरा है। शुक्रिया। अजहर सदीक साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना ही है कि परसों जब वोटिंग होती है तो क्या नतीजा निकलता है। मुझे अली मुमताज को इसके साथ ही दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।